गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए, एक बहुत बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर प्रबंधन समिति को नए निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शिवलिंग को क्षरण से बचाव के लिए तमाम आदेश पारित किए। क्या आदेश था, जानेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर के शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा, बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर कमेटी से कहा कि भक्तों के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी अशुद्ध दूध जो है शिवलिंग पर ना चढ़े। ये जिम्मेदारी आपकी है, मंदिर कमेटी की है। आपको ये डिसाइड करना है कि जो दूध चढ़ाया जा रहा है वो शुद्ध है कि नहीं, तो ये आप प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे निकली है कि लगातार 24 घंटे तक यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दही, घी, मधु लेपन रब करने से शिवलिंग का हिसाब एवं क्षरण हो रहा है। ये सही होगा कि सीमित मात्रा में शुद्ध दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। परंपरागत पूजा सिर्फ शुद्ध वस्तुओं से ही होती रहती है। कोई भी भक्त शिवलिंग को लेपेगा या मलेगा नहीं, बल्कि मंदिर भक्त द्वारा परंपरागत पूजा ही होगी। गर्भगृह में पूजा स्थल की 24 घंटे रिकॉर्डिंग की जाएगी और 6 महीने तक रिकॉर्डिंग को संरक्षित करा जाएगा। कोई भी पुजारी इस मामले में आदेश का उल्लंघन करते हुए नहीं पाया जाएगा। अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी कमेटी। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बता दी यहाँ पे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दूध, दही और मधु का लेपन करने से, रब करने से, रगड़ने से शिवलिंग का क्षरण हो रहा है, इसलिए ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। और इसके साथ में 24 घंटे रिकॉर्डिंग होगी। चलिए ठीक है। और इसी के साथ में क्या बता रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भक्त जो है वो शिवलिंग पर किसी भी प्रकार का कोई लेपन नहीं करेगा, रगड़ेगा नहीं, मलेगा नहीं, और सिर्फ परंपरागत जो पूजा है वही होती रहेगी मंदिर में। चलिए, अब जान लेते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज 3 सितंबर के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी देश और दुनिया में, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले 1923 को देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज जी का जन्म हुआ था। ये हमारे देश के बहुत माने हुए तबला वादक हैं, पंडित किशन महाराज जी। इनका जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1923 में। 3 सितंबर 1950 में एमिलियो निको फरीना पहले F1 वर्ल्ड चैंपियन बने थे। फॉर्मूला 1 जो रेसिंग होती है उसके पहले वर्ल्ड चैंपियन बने थे। कौन? एमिलियो नीनो फरीना, 1950 में। 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर चढ़ाई करने के 2 दिन बाद ब्रिटेन व फ्रांस ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। किसने किया था? जर्मनी ने पोलैंड पर चढ़ाई करने के बाद 2 दिन बाद ब्रिटेन, फ्रांस ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। कब? 1939 में। 1984 में दक्षिण फिलीपींस में आए एक भयानक तूफान की वजह से इसी दिन करीब लगभग 1300 लोग मारे गए थे और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए थे। हवाओं की रफ्तार लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मापी गई थी। ये कब हुआ था? ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, 1984 में हुआ था, फिलीपींस में, दक्षिण फिलीपींस में हुआ था। इसके बाद देखेंगे 1998 में स्विस एयर न्यूयॉर्क में जेनेवा जा रहे हवाई जहाज नोवा स्कोटिवा के पास समुद्र में गिर गया। इस जहाज ने हादसे में महज 1 घंटे पहले ही उड़ान भरी थी। 1 घंटे पहले ये जहाज जो था हवाई मतलब अपने एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी थी और उसके बाद ये कहाँ पे जाके गिर गया था? नोवा स्कोटिवा के पास एक समुद्र में गिर गया था, जस्ट 1 घंटे के बाद ही। 2004 में इस दिन ही अपहरणकर्ता के कबूजे से रूसी सैनिकों ने स्कूल के बच्चों को मुक्त कराया था। मुक्त कराने की इस
कार्रवाई से कम 200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। तो ये बहुत बड़ा एक दुखदाई घटना थी हमारी, 2004 में हुई थी। रूस के सैनिकों के बच्चों को स्कूल से मुक्त कराया गया था अपहरणकर्ताओं द्वारा, और 200 बच्चे कम से कम मारे गए थे इसमें। तो ये तो था हमारे देश और दुनिया के आज के बारे में कि 3 सितंबर को क्या क्या घटनाएं हुई थी। चलिए अब वापस आते हैं, जो हमारा मेन है करंट अफेयर्स के क्विज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, के.आर. नारायण या फिर शंकर दयाल शर्मा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करिए। चलिए तो इसका आंसर क्या रहने वाला देखेंगे। इसका आंसर रहने वाला है प्रणब मुखर्जी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को आर्मी आर रिसर्च एंड रेफरल जिसका नाम है अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त एवं वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा था। मतलब कांग्रेस के जरिए 1969 में 1969 में ये राजनीति में आए थे, और इनको 2019 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ साथ में ये 2012 से लेकर 2017 तक हमारे राष्ट्रपति रहे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उड्डयन निदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? अभी यहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है, किसी प्रकार का कोई परिवहन यहाँ पे नहीं चल रहा है, ट्रेनें भी पूरी तरह से नहीं चल रही है। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने, डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध और बढ़ा दिया। तो ऑप्शन है आपके पास, कब तक के लिए बढ़ा दिया? 10 अक्टूबर, 12 जनवरी, 15 मार्च या फिर 30 सितंबर तक। चलिए आंसर दीजिए आप मुझे इसका कमेंट में। चलिए इसका आंसर रहने वाला है क्या, देख लेते हैं, 30 सितंबर। अब कुछ डिटेल्स जान लेंगे इसके। नागरिक विमानन निदेशालय, जिसको हम डीजीसीए भी बोलते हैं, ने 31 अगस्त 2020 को कहा कि सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 सितंबर तक के लिए निलंबित कर दी गई हैं। डीजीसीए ने एक परिपत्र में कहा कि सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा कुछ चुनिंदा मार्गों पर मामलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे इसने लिमिटेशन रख दी है कि भाई जो सक्षम प्राधिकारी होंगे, मतलब जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स होंगे, उनके द्वारा चुनिंदा मार्गों पर कुछ मामलों को छोड़कर, कुछ मामलों के लिए कुछ आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों की अनुमति दी जा सकती है, पर कुछ लिमिटेड चुनिंदा मार्गों पर ही। मालूम हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 23 मार्च से प्रतिबंध लगा हुआ है। ये आपको पता है, जब से हमारा लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ही 23 मार्च से यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। तो हमारे भारत में वंदे भारत मिशन जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसमें हमने हमारे भारतीय भाई जो हैं, जो विदेशों में फंसे हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से फंसे हुए हैं, जो नहीं आ पा रहे थे, उनको हम एयरलिफ्ट कराकर लेकर आए, भारत में लेकर आए। कई ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने हमारे भारत के नागरिकों को रखने से मना कर दिया था कि भाई आप लोग अपने अपने देश में जाइए, हम आपकी भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तब हमारे भारत देश ने उन सबको यहाँ पे लेकर आए और उनके अपने भारत में वापस लेकर आए एयरलिफ्ट के जरिए। इस मिशन को क्या बोला गया था? वंदे भारत मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन है आपके पास, 1 रुपए,
₹2, ₹4 या फिर ₹5? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है ₹1। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को ₹1 जुर्माना भरने का आदेश दिया। जाने माने वकील एवं एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया था। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम भरने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की जेल की सजा या फिर 3 साल तक के वकील के तौर पर काम नहीं करने के लिए उनको सजा दी गई है। तो भाई यहाँ पे मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि किसी आदेश के ऊपर प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया था कि कुछ बातें बोल दी थी कोर्ट के बारे में, तो इसको लेकर कोर्ट जो था बात कर रहा था कि आपको इसके लिए कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपने कंडक्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट की अवमानना की है। और प्रशांत भूषण जी इसके ऊपर अड़े रहे कि भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, वही हमारा फाइनल है। तो इसको लेके दोनों में, कोर्ट में और प्रशांत भूषण में, दोनों में हमारा यहाँ पे विरोधाभास चलता रहा। प्रशांत भूषण जी बोलते रहे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और हमारे कोर्ट के जो जज हैं वो लगातार लगे रहे कि आप माफ़ी मांग लीजिए। तरह तरह के यहाँ पे बातें बोली गई कि माफ़ी मांगना इंसान की आत्मा होती है वगैरह वगैरह टाइप के लिटरेचर टाइप के यहाँ पे मारे गए, अच्छी अच्छी बातें बोली गई कि भाई आपको यहाँ माफ़ी मांग लेना चाहिए। परंतु प्रशांत भूषण जी इस बात पे अड़े रहे और उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी अंत तक। इसके बाद कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास अशोक सिंह, अजय सिंह चौटाला, निशिकांत दुबे या फिर संतोष विक्रम सिंह। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला, पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जन नायक जनता पार्टी, जिसको जजपा भी बोला जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकूला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया था। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि पंचकूला में यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया। अजय चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत देवीलाल जी के पोते और जजपा के सह संस्थापक हैं। पार्टी की स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। इस बैठक में अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा के हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद थे। तो यहाँ पर निशांत सिंह जी भी मौजूद थे और अजय चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के, ये भी यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक पार्टी बनाई थी 2018 में एक पार्टी बनाई थी, और यहाँ पर अब यहाँ पे कब रिसेंट में भी यहाँ पे इनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया? ऑप्शन है आपके पास हसन दियाब, साद अल हरीरी, मुस्तफ़ा अदीब या फिर नबीह बेरी। चलिए आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, इसका क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री नामित किया गया। वे लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा अदीब से 128 संसदीय सदस्य में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा। लेबनान के राजनीतिक एवं सांप्रदायिक व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ें क्या मिल गई? यहाँ पे काम की चीज़ें ये मिल गई कि लेबनान में एक नियम है कि वहाँ पे जो भी प्रधानमंत्री या जो भी सरकारी पदों पर रहेगा वो कौन रहेगा? एक सुन्नी मुसलमान होना चाहिए। ठीक, मुसलमान यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। ये दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, ये आप जानते होंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो ये जानते होंगे, और हिंदू हैं तो वो भी जानते होंगे। शिया सुन्नी 2 अलग अलग समुदाय होते हैं मुस्लिमों के बीच के, 2 अलग अलग जातियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक नियम बना के रखा है कि यहाँ पे सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री के पद को संभाल सकता है। इसके साथ
लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा अदीब से 128 सदस्यीय संसद जो थे उसमें से 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार के लिए कहा। ठीक, और फिर इसके बाद एक और चीज़ मिल गई यहाँ पे कि मुस्तफ़ा अदीब जो थे वो कौन थे, जर्मनी में राजदूत भी रहे। ठीक, और अब एक बात आती है कि यहाँ पे लेबनान में चुनाव अभी क्यों कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई अभी रिसेंट में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट का एक बहुत बड़ा विस्फोटक होता है जो, उसका टैंक फट गया था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। तो इसको लेते हुए वहाँ पे उनके जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था, तो उन्होंने वहाँ पे इसका रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, अपने पद को त्याग दिया था। अब इसके बाद फिर वहाँ की जो और भी जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने समर्थन करके यहाँ पे मुस्तफ़ा अदीब जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित कर दिया गया? संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास भारत एवं रूस, भारत एवं पाकिस्तान, नेपाल एवं रूस या फिर रूस एवं जापान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत एवं रूस। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रचा। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया था। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीत चुका है, 18 बार सोवियत संघ के साथ में जीता था। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल रही कि सबसे पहली बार ऑनलाइन ओलंपियाड चेस कब हुआ था, ऑनलाइन चेस ओलंपियाड कब हुआ था? 2020 में हुआ था। और यहाँ पे पहला विजेता कौन थे? यहाँ पे ओलंपियाड चेस ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के पहले विजेता कौन थे? भारत और रूस थे संयुक्त रूप से। तो यहाँ पे एक चीज और हमको यहाँ पे जानने के लिए मिल गई। और भी क्या है यहाँ पे, भारत ने यहाँ पे पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, जबकि रूस इसे लगभग 24 बार जीत चुका था और उसमें से 18 बार सोवियत संघ था तब जीत चुका था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसको फिडे बोला जाता है, ये भी हमने यहाँ पे जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की? 5 ट्रॉफी हो चुकी हैं, उसमें से 5वां ट्रॉफी इस साल की ने अपने नाम की। कौन सी है यहाँ पे? स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स, कनाडा ग्रांड प्री या फिर बेल्जियम ग्रांड प्री। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर रहने वाला है बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखते हुए 30 अगस्त 2020 को यहाँ बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीती और उनके करियर का 89वां खिताब था। हैमिल्टन की 7 रेस में यह 5वीं जीत थी और चैंपियन उन्होंने बोटास को 47 अंक की बढ़त बना ली थी। लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को हुआ था। लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर भी कहलाते हैं। ये अमेरिकी धावक कार्ल लुइस के नाम पर हैमिल्टन का नामकरण भी किया गया था। वर्ष 2007 में फॉर्मूला 1 के पहले सीजन में देखते हुए कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए थे। तो यहाँ पे कुछ चीजें और जानने लायक हमको मिल गई यहाँ पे कि इनका जो नाम जो था लुइस हैमिल्टन कार्ल लुइस के नाम पर रखा गया था। कार्ल लुइस कौन थे? अमेरिका के बहुत फेमस धावक थे, दौड़ाक थे, मतलब दौड़ा करते थे, एथलीट थे। उनके ही नाम पर इनका नाम कर दिया गया क्या? लुइस हैमिल्टन। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? निम्न में से किस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने की घोषणा की? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। सबसे बड़े टॉय म्यूजियम विश्व का, ऑप्शन है आपके पास पंजाब, दिल्ली, गुजरात या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के
बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यह प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित करने के लिए रखे जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौनों के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार एवं महापुरुषों का परिचय कराना है और भारतीय संस्कृति का दर्शन भी कराना है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई? गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। चलिए ठीक है, और 11 लाख से अधिक खिलौने यहाँ पे रखे जाएंगे। प्राचीन काल से लेके अभी तक के जितने भी मिलने वाले जो खिलौने हैं उन सब की यहाँ पे प्रदर्शनी रखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की बात की थी यहाँ पे, जिसका उनको निवेशक जो थे, इन्वेस्टर जो थे, उनको अच्छी प्रतिक्रिया मिली, उनके तरफ से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। ऑप्शन है आपके पास 25%, 35%, 15% या फिर 10%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 15%। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई कि 33.4 मिलियन शेयर ये बेचने वाले हैं, यहाँ पे हिस्सेदारी में रखने वाले हैं। 15% टोटल शेयर जो है यहाँ पे ये हिस्सेदारी में बेचने का प्रस्ताव हमने रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत अध्यादेश विधेयक 2020 को खारिज कर दिया? यहाँ पे 2 अध्यादेश आए थे। कौन कौन से आए थे हमारे? एक था हमारा कृषि अध्यादेश, दूसरा था हमारा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को सरकार ने विधानसभा में खारिज कर दिया। किस सरकार ने विधानसभा से यह खारिज कर दिया? ऑप्शन है आपके पास पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार, बिहार सरकार या फिर झारखंड सरकार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। 2 विधेयकों को इन्होंने खारिज कर दिया विधानसभा ने यहाँ से। चलिए इसका आंसर रहने वाला है पंजाब सरकार। गौरतलब है कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को 2 गुना करने की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों पर भी घोषणा की थी, जिसको पंजाब सरकार ने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारे हो गए क्या करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख ली। अब कुछ जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है हमारी करंट अफेयर्स की निकल के आ रही, उनको हम जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त जारी की। कब की थी? अभी की थी, ये 3 सितंबर को करी है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 6 करोड़ किसानों हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तीसरी किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी 2020 को 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने कर्नाटक के तुमकुर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त जारी की। उन्होंने मंच पर ही टैबलेट पर बैठे बैठे बटन दबाई। प्रधानमंत्री ने किसानों को कृषि सम्मान पुरस्कार भी बांटे। पहली 2 किस्त देश भर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति करीब 2000 करोड़ रुपए की जारी हो चुकी है। इस योजना के हर 4 माह में प्रत्येक लाभार्थी को 2000 रुपए खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उत्कृष्ट किसानों को कृषि कर्मठ अवार्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की स्थिति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। तो ये क्या था हमारा किसान सम्मान निधि के बारे में हमने थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल जानी। अब जान लेते हैं यहाँ पर और भी डिटेल। वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में
75,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपए की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जानी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किस किस को मिल रहा है? मोदी सरकार ने इस योजना की घोषणा लोकसभा चुनाव से पहले की थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 किस्त के पैसे किसानों को दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का लाभ देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले निम्न वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। साथ ही साथ में इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। किसान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों की आय लगभग 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ये रखा है कि किसानों का लक्ष्य हमको दुगनी करना है, किसानों की आय जो है हमको दुगनी करना है 2022 तक। तो इन्होंने 6,000 रुपए साल भर के देने के इन्होंने बात रखी थी। तीसरी किस्त यहाँ पे उन्होंने जारी करी और यहाँ पे 2,000 रुपए मंथली यहाँ पे देने की बात यहाँ पे हुई थी। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए।